लास्ट बार हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसका 2 लेक्चर हो चुका है। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा, जो असेक्सुअल होता है वो किस किस टाइप से हो सकता है, प्लांट्स में किस किस टाइप से हो सकता है, एनिमल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे हो सकता है, बाइनरी फिजन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, फेर्मेंटेशन क्या होता है, ये सब बराबर। ठीक है, असेक्सुअल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज अपन स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, बेसिक सी चीजें पढ़ेंगे। बाकी जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है या प्लांट रिप्रोडक्शन है वो डिटेल से अलग अलग चैप्टर है जो इसके बाद आएगा। अपन बेसिक चीजें पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा स्टेज आता है, ठीक है, हर एक स्टेज को किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे अपने इस बारे में। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या, ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं। सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आप सोचो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया था जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन हो, अलग अलग गैमीट्स बनता हो, 2 पेरेंट्स हो, ये तो बताया था। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स सेपरेटली बाय सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल। जब 2 गैमीट का फॉर्मेशन होगा अलग अलग, मेल गैमीट अलग बनेगा, फीमेल गैमीट अलग अलग बनेगा। ये दोनों मेल और फीमेल गैमीट एक ही ऑर्गेनिज्म से हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स एक ही हो, एक ही पेरेंट से दोनों हो सकते हैं, या फिर 2 अलग अलग पेरेंट्स से हो सकते हैं। मतलब 2 डिफरेंट गैमीट्स बनना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं, जैसे आप याद करो 11th क्लास में अर्थवर्म याद करो। अर्थवर्म में क्या था कि एक ही बॉडी से मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों होता था। ओवम और स्पर्म या मेल गैमीट या फीमेल गैमीट एक ही बॉडी में बनता था। तो जितने भी अर्थवर्म होते थे, लीच जो प्लेटीहेल्मिन्थ फाइलम में आता है, इन सब में क्या होता है, एक ही बॉडी होता है, उसी में मेल का पार्ट भी, उसी में फीमेल का पार्ट भी। मतलब जितने भी अर्थवर्म है या जितने भी लीच हैं या जितने भी इस टाइप के ऑर्गेनिज्म है, एक ही बॉडी में मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। मतलब वो एक भी बनेंगे और स्पर्म भी बनेंगे। ठीक है, और ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट होता है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट किसको, वैसे एनिमल्स जिनके एक ही पेरेंट्स में मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों हो, या मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स दोनों बनता हो, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। आपने 11th पढ़ा होगा कि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। 2 पेरेंट्स तो आते हैं लेकिन अपोजिट साइड से जुड़ते हैं, अपना अपना स्पर्म दोनों के ओवम में ट्रांसफर कर देते हैं। ये पढ़ा होगा। तो ये क्या हो गया, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। गैमीट्स अलग अलग है, स्पर्म अलग है, ओवम अलग है, चाहे वो पेरेंट्स एक ही है, लेकिन एक ही पेरेंट्स है, 2 पेरेंट्स को साथ लाना पड़ रहा है, एक दूसरे का स्पर्म ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया, क्या बताया, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट सेपरेटली, आइदर वन इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल, या तो एक ही ड्रेस हो सकता है या अलग अलग हो सकते हैं, तो दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहलाते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है, ये मैं आपको पहले बता रखा हूं। काफी स्लो होता है,
कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू असेक्सुअल। ठीक है, पीछे आप बाद में देखिए, पहले सुन ले मेरी बात, पीछे बाद में दिखा दूंगा क्या लिखा हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और उसमें टाइम लगता है एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट आइडेंटिकल लाइक पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होता है, उसमें वेरिएशंस आते हैं, वेराइटीज आते हैं और उसी से हाइब्रिड प्रोडक्ट बनता है। हाइब्रिड प्रोडक्ट, जब भी हाइब्रिड बनाना है, कुछ वेरिएशंस लाना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग दो ऑर्गेनिज्म से, अलग अलग दो इंडिविजुअल से स्पर्म और ओवम आते हैं। तो जो भी जीन आएगा वो दोनों का अलग अलग हाफ हाफ आएगा और उससे नया प्रोडक्ट बनेगा, तो वो अलग बनेगा, कुछ डिफरेंट बनेगा, कुछ पार्ट मेल का, कुछ पार्ट फीमेल का। ना वो आइडेंटिकल मेल जैसा होगा, ना वो आइडेंटिकल फीमेल जैसा होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, खास करके अपन डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में, जो आगे एक चैप्टर दिया हुआ है पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन करके। गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट बनता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर प्रेगनेंसी होती है, वो जाके यूट्रस से अटैच होता है, इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। फिर गेस्टेशन पीरियड होता है, सब सारे एनिमल्स का अलग अलग होता है, जैसे ह्यूमंस का 9 मंथ का है, काऊ बफेलो इन सब का भी 9 मंथ का ही होता है, डॉग्स वगैरह का 4 to 5 मंथ का होता है। तो इस तरह से सबका अलग अलग गेस्टेशन पीरियड होता है। उसके बाद पार्चुरेशन होता है, जिससे बेबी का डिलीवरी होता है, ऑफस्प्रिंग बाहर आता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सब जब बेबी ये पढ़ेंगे अपन, थोड़ा सा इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस जो होता है प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, मेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस। जो गैमेट होता है उनमें माइटोटिक मियोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, उसके बाद बेबी होता है। बेबी होने के बाद वो बेबी का साइज धीरे बढ़ता है। उसके बाद वो आता है जुवेनाइल फेज में। आपने सुना होगा एनिमल्स के लिए यूज करते हैं जुवेनाइल फेज, एनिमल्स के लिए वर्ड होता है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या होता है? जो अपन मैच्योर होते हैं, बर्थ के बाद छोटे बच्चे से आयु में बढ़ते हैं, 14, 15, 16, 17, जब इस एज में आते हैं उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। और यही फेज या यही एज जब प्लांट में देखते हैं तो उसके लिए एक अलग से वर्ड आता है वेजिटेटिव फेज। प्लांट के लिए वेजिटेटिव फेज, एनिमल्स के लिए जुवेनाइल फेज। सेल्स दोनों का एक ही है। ठीक है, बेबी बर्थ होता है, बर्थ होने से लेके एडल्ट होने तक, जब तक वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, रिप्रोडक्टिव एज नहीं आता है, उसके बीच का जुवेनाइल फेज कहलाता है। किसमें? एनिमल्स में। और प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज। ठीक है, तो बेबी बड़ा होता है, जुवेनाइल फेज में आता है। उसके बाद वो आता है रिप्रोडक्टिव फेज में। रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज होता है जिसके अंदर वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, जिस एज के लिमिट में वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। और उसके बाद आता है फिर लास्ट में सेंसेशन फेज, जिसको ओल्ड फेज भी बोलते हैं, ओल्ड फेज। ठीक है, तो अपन धीरे धीरे
ये सारे आएंगे आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। ये क्या होता है जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव एज क्या होता है, उसमें क्या क्या बॉडी में चेंजेज आते हैं, मेल के बॉडी में क्या क्या चेंजेज आते हैं, फीमेल के बॉडी में क्या क्या चेंजेज आते हैं। ठीक है, मेल के अंदर जो स्पर्म होता है उसका प्रोडक्शन कब से स्टार्ट होता है? मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन आफ्टर बर्थ होता है। 11, 12, 13 इस एज के बाद शुरू होता है। 13, 14 एज से शुरू होता है स्पर्म का फॉर्मेशन मेल के अंदर। लेकिन फीमेल के अंदर जो उगोनिया बनता है, उगोनिया जिससे ओवम तैयार होता है, वो बर्थ से पहले बनता है। मेल और फीमेल में अलग अलग रिप्रोडक्टिव एज चेंजेज होते हैं। फीमेल के अंदर 45 से 50 इयर्स के बीच मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज बोलते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, ओवम बनना स्टॉप, तो प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाता है 45 टू 50 इयर्स के बीच फीमेल में। लेकिन मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन थ्रू आउट लाइफ होता है। पूरी लाइफ तक स्पर्म का प्रोडक्शन होता ही रहता है। क्या रीजन है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, फीमेल में 45 टू 50 इयर्स के बाद ओवम का प्रोडक्शन क्यों रुक जाता है ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये सब आगे आएगा। फीमेल के बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, रिप्रोडक्टिव एज में क्या चेंजेस होते हैं, किस कारण से बॉडी में चेंजेस आते हैं, चाहे मेल में हो या फीमेल में हो, क्या रीजन है, ये सब आगे पढ़ेंगे। हार्मोन्स का, ये सारे हार्मोन्स के कारण होता है। क्या इफेक्ट सिर्फ हार्मोन्स का ही पड़ता है बॉडी पे? नहीं, इन्वायरमेंटल फैक्टर का भी पड़ता है। जो बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है, हम किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। रिप्रोडक्टिव एज में आप किस एज तक रिप्रोडक्टिव एज में आ जाते हो। जैसे मैं बात करूं, जो एरिया या जो कंट्री हॉट रीजन में आता है, जहां का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, वहां पे रिप्रोडक्टिव एज जल्दी आ जाता है, यानी मैच्योर पहले हो जाते हैं जो चाइल्ड होते हैं। जैसे मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां मैच्योरिटी लगभग 9 टू 10 इयर्स में आ जाता है फीमेल में, और मेल में भी लगभग 11 टू 12 इयर्स में आ जाता है। अपने कंट्री की बात करें तो अपने यहाँ सब मिला जुला है, नॉर्मल है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं है, बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं है। तो हम लोग क्या यही है 13 टू 14 इयर्स मेल के अंदर या बॉयज के अंदर, 11 टू 12 इयर्स फीमेल के अंदर, गर्ल्स के अंदर, जो मैच्योरिटी एज है, इसको रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। आप चले जाओ कोल्ड रीजन में, ऑस्ट्रेलिया में या उधर अमेरिका के तरफ, अंटार्कटिका के तरफ, उधर के जो लोग होते हैं उनका रिप्रोडक्टिव एज काफी लंबा होता है और बाद में 15 इयर्स 16 इयर्स में मैच्योर होते हैं। तो हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो, हम जब रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं तो हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस का रीजन क्या है? हमारे बॉडी का हार्मोन और इन्वायरमेंटल फैक्टर। हम किस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो भी इफेक्ट करता है अपने बॉडी को। ठीक है, तो अब आप लोग देखो इधर मैंने क्या लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्टिंग क्या है, मैंने डिफिनेशन लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है या तो सेम इंडिविजुअल अकेले करे या डिफरेंट इंडिविजुअल, यहां पे टू लिख लो, और टू डिफरेंट इंडिविजुअल और टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। ठीक है, इट इज कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस
ये काफी स्लो होता है, कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू असेक्सुअल। इट इज नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। ये पेरेंट्स आइडेंटिकल नहीं होता है, इसमें वेरिएशंस आते हैं। लिख लो ब्रैकेट में वेरिएशंस। वेरिएशंस आते हैं, वैरायटी आता है। जुवेनाइल फेज किसको बताया था? पीरियड ऑफ ग्रोथ इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो ग्रोथ का पीरियड होता है उसको बोलते हैं जुवेनाइल। यही जब ग्रोथ की बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। ठीक है। अब ये जो वेजिटेटिव फेज आता है या जुवेनाइल फेज आता है, आपको पता है एनिमल में तो ठीक है चलता है, जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में सबका एक ही जैसा होता है, 1 साल 2 साल। लेकिन प्लांट में पता है कि आपको प्लांट बहुत डिफरेंट टाइप के प्लांट होते हैं। किसी प्लांट का लाइफ स्पान 1 साल का ही होता है, किसी का कुछ महीने का होता है, किसी का 2 साल में होता है। लाइफ साइकिल कंप्लीट ही 2 साल में होता है, किसी का 1 ही साल में हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और किसी का पूरे लाइफ टाइम में, प्लांट के पूरे लाइफ टाइम में एक ही साइकिल चलता है, पूरे लाइफ टाइम में एक ही साइकिल चलता है। और वो साइकिल 50 ईयर्स टू 100 ईयर्स तक आ सकता है। अब पढ़ेंगे वो कौन कौन से होते हैं। एनुअल प्लांट, पेरिनियल प्लांट, बाइनल प्लांट, ये सब क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखो अपन प्लांट का क्या पढ़ रहे हैं कि जो साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो कितने दिनों का होता है। हर एक प्लांट का अलग अलग होता है। किसी का 1 साल के अंदर होता है, उसकी पूरी लाइफ 1 साल के अंदर खत्म हो जाती है। पूरी लाइफ का मतलब है कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट ग्रो हुआ, सीड्स डाले, प्लांट ग्रो हुआ, ब्लूमिंग हुआ, फ्लावर्स आ गए, सीड्स आ गए, उसने रिप्रोडक्शन किया और वो खत्म 1 साल के अंदर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 2 साल लगता है कि इस साल तो सब कुछ उसमें सीड डालते हैं, ग्रो करता है, ब्लूमिंग में, फ्लावरिंग में, फिर सीड्स आने में, रिप्रोडक्शन करने में, नया प्लांट होने में 2 साल लगते हैं। और कुछ प्लांट्स होते हैं जो पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें एक ही बार फ्लावर्स आते हैं। और आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो जब फ्लावर्स आते हैं, मैं बोलता हूं इसका मतलब रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं मेल या फीमेल के प्लांट्स में, वो फ्लावर्स में ही होते हैं। तो पूरी लाइफ में एक ही बार आते हैं फ्लावर्स। अब एक तो होता है एनुअल प्लांट। एनुअल का मतलब क्या होता है? ईयरली। आप लोगों को पता होगा, सालाना, ईयरली, मतलब नाम से मालूम होता है। एनुअल प्लांट कौन सा होगा? वैसे प्लांट जो एक ही साल के अंदर ग्रो करता है, ब्लूमिंग करता है, फ्लावर्स लगते हैं, सीड बनता है, रिप्रोडक्शन करता है और खत्म हो जाता है। एक सीजन के अंदर ही खत्म हो जाता है। इसका एग्जांपल व्हीट, जो गेहूं का पौधा होता है, राइस, चावल का पौधा होता है, पी, जो मटर होता है, मेरीगोल्ड, ये सब चीजें क्या होती है? एक सीजनल में चलता है। एक बार पी का मटर का पौधा लगाया, ठीक है, पौधा ग्रो किया, या व्हीट का या राइस का पौधा ग्रो करता है, बड़ा होता है, उसे फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं और वो खत्म हो जाता है। फिर अगले साल फिर राइस का या व्हीट का प्लांट लगाते हैं। ऐसे को बोलते हैं एनुअल प्लांट। ठीक है। दूसरा होता है बाइनियल प्लांट। एनुअल मतलब सालाना, बाय मतलब 2, मतलब 2 साल में। बाइनियल प्लांट जिसका लाइफ साइकिल, ये सारा प्रोसेस 2 साल में कंप्लीट होता है, उसको बोलते हैं बाइनियल प्लांट। जैसे उसमें आता है कैबेज, कैरेट, ये सब आता है बाइनियल प्लांट में।
एक होता है पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट वैसे होते हैं जिनमें 2 साल से ज्यादा लग जाता है उसका पूरा रिप्रोडक्टिव साइकिल चलने में। और कुछ तो ऐसे पेरिनियल प्लांट्स हैं जिनमें तो सालों साल लगते हैं, 50 से 100 साल लग जाते हैं एक बार रिप्रोडक्शन करने में। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैम्बू। और बैम्बू आपके तरफ ज्यादा ही होता है, मानी यहाँ पे त्रिपुरा में, और यहां से ज्यादा जब जाओगे मिजोरम की तरफ, मिजोरम, मणिपुर, बैम्बू, बांस का पेड़, सॉरी बांस तो ग्रास में आता है, ये बहुत ज्यादा होता है। और ये पूरे लाइफ में एक ही बार ब्लूमिंग करते हैं। आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो आप जान लो कि लाइफ में एक ही बार ब्लूमिंग करते हैं। और ये जब ब्लूमिंग करते हैं तो सारे जितने भी प्लांट होते हैं बैम्बू के, उनमें फ्लावर्स आते हैं। और जब जिनका सीजन आता है, जब पूरे एरिया के अंदर एक ही बार फ्लावरिंग आता है, फ्लावर्स होता है, उस समय फेमाइन की स्थिति आ जाती है। आपने कभी सुना हो फेमाइन की स्थिति, मतलब अकाल पड़ जाते हैं। खास करके मुझे, अब तो खैर ऐसा नहीं होता है क्योंकि अब अपन एग्रीकल्चर में इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, इतने भी सीरियस हम लोग अब पैदा करने लगे, पैदावार इतनी अच्छी बढ़ गई है कि अब वो प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन फिर भी जब भी फ्लावरिंग होता है बैम्बू के अंदर, उस समय फेमाइन की स्थिति, अकाल की स्थिति आ जाती है। अकाल की स्थिति मतलब जो ये गेहूं चावल जो होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, होते ही नहीं है, इसको भूखमरी कहते हैं। पहले हो जाती थी खासा कि मिजोरम के अंदर। इसका भी रीजन है कि बैम्बू में फ्लावर्स आने से अकाल क्यों पड़ जाता है। बैम्बू में फ्लावर्स आने से अकाल क्यों पड़ जाता है। अब ये मैं आपको आज बताऊंगा। यदि आपको पता है तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हो कि जब बैम्बू में फ्लावरिंग होता है तो उस एरिया में फेमाइन की स्थिति या अकाल की स्थिति क्यों आ जाती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। तो 3 टाइप के प्लांट होते हैं, मैंने बता दिया। एनुअल प्लांट जो ईयरली एक ही बार आता है, सब कुछ एक ही बार ग्रो करता है, फ्लावरिंग होता है, सब कुछ होता है। द प्लांट्स ग्रो, ब्लूम, प्रोड्यूस सीड्स एंड डाई इन अ ग्रोइंग ईयर, एक ही साल के अंदर। एग्जांपल पी, व्हीट, राइस। बाइंडर प्लांट बता दिया 2 साल के अंदर, इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 इयर्स। एग्जांपल कैबेज फैमिली और कैरेट। पेरिनियल प्लांट, इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल मोर देन 2 इयर्स, जो 2 साल से रन करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बैम्बू, 50 to 100 इयर्स। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसका एक नाम है नीला कुरंजी। एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना फ्लावर्स है। ये फ्लावर्स 12 इयर्स में एक बार आते हैं। अभी रिसेंटली 2018 में आया था, 2018 में रिसेंटली आया था ये फ्लावर्स। अब 12 इयर्स बाद आएंगे, 2030 के अंदर आएंगे। ये पूरे 12 साल में एक ही बार फ्लावर्स आते हैं। और इसको देखने के लिए ये काफी विजिटेड प्लेस होता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये आपको मिल जाएगा साउथ के रीजन में, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इस रीजन में मिलता है। पूरी पहाड़ों पे एक ही ऐसा बस फूल नीले ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसका नाम है नीला कुरंजी, ठीक है। एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये आपको याद करना पड़ेगा, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये तो हो गया प्लांट का, कि प्लांट में किस तरह से रिप्रोडक्टिव फेज आता है, कब आता है, कितने दिनों तक चलता है। अब बात करते हैं अपन एनिमल्स का। एनिमल्स में आपने सुना होगा कि एनिमल्स में 2 टाइप के साइकिल होते हैं। एक जो फीमेल्स के अंदर चलता है, फीमेल के अंदर,
एक ईस्टर साइकिल, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक ईस्टर साइकिल, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ह्यूमन के अंदर, एप के अंदर और मंकी के अंदर, जिसको बोलते हैं प्राइमेट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स के अंदर होता है। और प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं? मंकी, एप और ह्यूमन। और बाकी जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर चलता है ईस्टर साइकिल। बाकी जो आप डेली यूज में देखते हो, डॉग, काव, बफेलो, एलिफेंट, हॉर्स, इनमें चलता है ईस्टर साइकिल। ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है मैं थोड़ा सा बताता हूं, ये डिटेल से पढ़ेंगे अपन जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो फीमेल के अंदर चलता है, फीमेल में जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव एज आ जाता है, जब फीमेल एडल्ट हो जाती है, यानी 13 to 14 ईयर से स्टार्ट होता है और ये कंप्लीट होता है 45 to 50 ईयर्स में, जिसको बोलते हैं मेनोपॉज। जब 45 से 50 ईयर्स के बीच मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है। उनके बीच में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मंथली चलता है, हर एक मंथ में एक बार आता है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये आता क्यों है, रीजन क्या है? ये इंडिकेट करता है ओवम प्रोड्यूस करने का, ये इंडिकेट करता है कॉपुलेशन का। ये इंडिकेशन है कि आप इस टाइमिंग में कॉपुलेशन कर सकते हो, मैटिंग कर सकते हो और आप अगले जनरेशन बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हो। एक इंडिकेशन है। एनिमल्स के अंदर भी यही होता है, जो बाकी नॉन प्राइमेट्स होते हैं। अब डिपेंड करता है कि किनका जो ये साइकिल है वो कितने दिनों पे आता है, ये डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला ह्यूमन का हर एक मंथ में आता है, ह्यूमन के अंदर हर एक मंथ में आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब कंटिन्यू, इस मंथ में भी आया, नेक्स्ट मंथ में आया, फिर नेक्स्ट मंथ में आया, कंटिन्यू आता है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडिंग। इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडिंग। और कुछ एनिमल्स में एक टाइम पीरियड में आता है, जैसे मैं बात करता हूं डॉग की। ठीक है, तो डॉग में एक टाइम पीरियड में ही आता है। ऐसा नहीं कि डॉग के पूरी साल उनके बेबी होते रहते हैं, बच्चे प्रोड्यूस होते रहते हैं डॉग के, नहीं होते हैं। ऐसा ह्यूमन्स में होता है, काऊ में होता है, लेकिन डॉग में ऐसा नहीं होता है। एक सीजन आता है, लगभग ये आपके दशहरा दिवाली से लेकर बीच में जनवरी फरवरी के बीच में, इसी बीच में सर्दियों के टाइम में ही डॉग बेबी प्रोड्यूस करता है। तो ये सीजनल ब्रीडिंग होता है, जिनका एक फिक्स सीजन में आता है, जिसका कंटिन्यू आता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडिंग। ठीक है। तो मैं लेता हूं 4 पॉइंट को, आप लोग नोट करो। देखो ये क्या है, एस्टर साइकिल जो होता है नॉन प्राइमेट्स में, टाइगर, काउ, डॉग, कैट जो भी आते हैं मेमल्स के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें आता है? प्राइमेट्स के अंदर। और प्राइमेट्स में कौन कौन से आते हैं? एप, मंकी और ह्यूमंस। ये मैंने बता रखा है। सीजनल ब्रीडिंग साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेब्रुअरी सीजन, जब उसका फेब्रुअरी सीजन आता है उसी टाइम में ब्रीडिंग करता है, उसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडिंग। एक होता है कंटिन्यूअस ब्रीडिंग साइकिल्स थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव फेज, उनमें कोई सीजन नहीं आता है कि इसी टाइम में ब्रीडिंग करना है, ऐसा कोई रीजन नहीं है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीड। एक आता है सेनिसेंस एज। सेनिसेंस एज आता है एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। लाइफ में 3 फेज आते हैं। ठीक है। एक फेज तो होता है जुवेनाइल फेज, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा होता है सेनिसेंस फेज। जब आप रिप्रोडक्शन उस लायक नहीं कर सकते हो तब आता है, उसको बोलते हैं सेनिसेंस फेज, चाहे प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो।
तो सेनिसेंस फेज एज क्या होता है? एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। उसके बाद मैंने शुरू में एक बात बताई थी हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स के बारे में बताया था कि जो सारा एज है ना, खासतौर पर रिप्रोडक्टिव एज और जुवेनाइल एज, सेनिसेंट एज, ये ऐसे कैसे आता है? कुछ तो रीजन होगा। ये रीजन है हार्मोन्स। ये सारा बॉडी में जो चेंजेस आते हैं ना टाइम टू टाइम, वो सारे हार्मोन्स के कारण ही आते हैं। अपन ग्रो करते हैं छोटे बेबी से, जुवेनाइल फेज में आते हैं, उस समय बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट नहीं होते, और जब हार्मोन्स का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है या उनका सिक्रीशन का लेवल बढ़ जाता है तो अपन रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं। ये कौन से हार्मोन्स है, क्या है, आपने पढ़ा होगा 11th का लास्ट चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। बाकी जो रिप्रोडक्शन में यूज होने वाले जितने हार्मोन्स हैं वो सब आएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। कौन सा हार्मोन्स का सिक्रीशन कब होता है और वो क्या वर्क करता है, क्या बॉडी पे इफेक्ट डालता है। फिर हम लोग रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं। पूरे रिप्रोडक्टिव एज में, पूरा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, गैमेटोजेनेसिस से लेके पार्चुरेशन तक, जी पूरे प्रोसेस में हार्मोन्स का ही मेन रोल है। सब कुछ हार्मोन्स के कारण होता है। ये जो मेस्ट्रुअल साइकिल की मैं बात कर रहा हूं या एस्ट्रल साइकिल की बात कर रहा हूं, ये भी हार्मोन्स का ही देन है। ये सब कुछ कंट्रोल हार्मोन से ही होता है। ठीक है, तो इन तीनों फेज को हार्मोन्स कंट्रोल करता है। एक सिंगल हार्मोन्स बहुत सारे हार्मोन्स मिलके भी करते हैं। और मैंने बताया था कि हार्मोन्स के साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर या अबायोटिक फैक्टर, जो टेम्परेचर है, उसके बाद क्या बोलते हैं, लाइट है, हम किस एरिया में रहते हैं, किस कंडीशन में रहते हैं, वो सब इफेक्ट करता है। ये दोनों मिलके इन तीनों फेज को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फेज को? जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनिसेंस फेज। ये आपका दिया हुआ है लास्ट पॉइंट, हार्मोन्स आर रिस्पांसिबल फॉर 3 फेज, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनिसेंट फेज। और ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये सारे बातें आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छोटी छोटी बातें, जो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, गेमिट्स कैसे बनता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आज यहीं तक रखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आज के इतना ही। थैंक यू।